तो नेक्स्ट टॉपिक ऑफ द क्लास इज voids। तो voids का मतलब क्या है कि voids का मतलब है एम्प्टी स्पेस। तो जहां पर कुछ नहीं होता उसे void कहते हैं, मतलब वहां पे एटम भी नहीं होगा, तो कंप्लीटली वैक्यूम है वो वाला, उसको void कहेंगे हम। तो void कब बनता है? जब एटम्स का अरेंजमेंट होता है और एटम्स के अरेंजमेंट के बाद जो स्पेस खाली बच जाता है उसको कहते हैं void। अब कितने टाइप के हमारे पास void होते हैं उसके बारे में बात करेंगे। तो डिफरेंट अरेंजमेंट से डिफरेंट टाइप के void बनते हैं। सबसे पहला हमारे पास है ट्रायंगुलर void। ट्रायंगुलर void बनता है हमारे पास हेक्सागन क्लोज बैक अरेंजमेंट से। तो ये 2D अरेंजमेंट करने के बाद जो हमारे पास void बनता है उसे कहते हैं ट्रायंगुलर void। किस तरह बनता है ये? तो ये है मेरे पास एटम्स। अब यहां पर मैं इसको प्लेस कर देता हूं बाकी एटम्स को लाइक दिस। तो यहां पर मुझे मिलता है void। लुक एट दिस वन, लुक एट दिस वन। तो ये मुझे मिले हैं ट्रायंगुलर void। हमने कल बात करी थी, इसको कहते हैं अपर ट्रायंगुलर void और इसे कहते हैं लोअर ट्रायंगुलर void। ठीक है, सबसे स्मॉलेस्ट साइज का void ये वाला होता है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास 2D में ही बनता है स्क्वायर void। स्क्वायर void हमारे पास बनता है स्क्वायर क्लोज पैक से। तो स्क्वायर क्लोज पैक अरेंजमेंट हमारे पास होगा और उससे हमें मिलेगा स्क्वायर void। तो लाइक दैट, इस तरह हमारे पास अरेंजमेंट है एटम्स का, लाइक दैट। इसी के नीचे लगा देंगे और सीरीज हम एटम्स या मॉलिक्यूल्स की। तो जो यहाँ पर ये void बना है इसको हम कहेंगे स्क्वायर void। स्क्वायर void थोड़ा सा बड़ा होता है साइज में कंपेयर टू ट्रायंगुलर void। ये बनते 2D में। 2D में बनने के बाद हमारे पास बनते void 3D में। तो 3D void की बात कर लेते हैं एक बार। 3D void में हमारे पास बनी थी कल दो तरह की पैकिंग, AB और ABC टाइप की पैकिंग। तो जब मैं AB टाइप की पैकिंग की बात करता हूं, यानी किस तरह से, मान लीजिए कि ये मेरे पास सीरीज है एक कंप्लीट हेक्सागन क्लोज पैक 2D का होगा यहाँ पे लाइक दैट। और कोई भी एक ट्रायंगुलर void चूज कर लीजिए और इस ट्रायंगुलर void पे एक एटम को प्लेस कर देते हैं। तो जब मैं इस सीक्वेंस या इस चीज को अलग से देखता हूं, इस वाले पार्ट को यहाँ पे, तो ये ऐसा हमें दिखाई देता है। ये बने हमारे 3 ट्रायंगुलर, ये बना ट्रायंगुलर void। इस ट्रायंगुलर void पे हम एक एटम प्लेस कर देंगे, इस तरह का ये एटम। अब जो हमारे पास यहाँ पर ये void बना है ये टेट्राहेड्रल void है, क्योंकि ये बना है 4 एटम की सराउंडिंग से होने के बाद। क्लियर हो नॉट? सभी को बात ये पहले बोलो। इसी में हमारे पास लास्ट में बनता है ऑक्टाहेड्रल void, वो भी बनता है 3D में। तो जैसे कि मेरे पास ये स्ट्रक्चर है, एटम्स हमारे पास प्रेजेंट है यहाँ पे, और इसमें मैं बनाना चाहूंगा फिर से वही स्ट्रक्चर। ठीक है, लेट मी मेक वन मोर सीरीज। ओके, अब अपर ट्रायंगुलर पे एटम्स को प्लेस करेंगे। सिर्फ किस पे? अपर ट्रायंगुलर पे। तो ये अपर ट्रायंगल पे एटम प्लेस, अपर ट्रायंगल पे, अपर ट्रायंगल पे। देख पा रहे हैं? तो इस पार्ट को अगर मैं सेपरेटली देखता हूं, इस पार्ट कुछ ऐसा है, 3 एटम्स से बना ट्रायंगुलर void। इसको मान लेते हैं अपर ट्रायंगल, और इसी के अपोजिटली हम बना देते हैं एक बार फिर से। लेट मी मेक इट अगेन। कुछ ऐसा है हमारे पास, तो एक एटम हमारा यहाँ पर होगा, बाकी 2 एटम हमारे यहाँ पर होंगे। तो 6 एटम से मिलके बनाइए। यहाँ पे सेंटर में बनेगा ये, इसे हम करेंगे ऑक्टाहेड्रल void। ठीक, कोई डाउट किसी के हाथ में तो बताओ मुझे। तो 2 बने हमारे 2D में ट्रायंगुलर स्क्वायर, अभी तक 2 बने हमारे पास 3D में टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल। एक और टाइप का हमारे पास void बनता है 3D में, उसके बारे में बात करेंगे, इसको नोट कर लीजिए। हमारे पास अब है क्यूबिक void। ठीक है,
तो क्यूबिक वॉइड की बात करेंगे। क्यूबिक वॉइड के लिए हम 3D में जाएंगे, ऑब्वियसली बात है। तो फिर से मैं एक बार स्क्वायर क्लोज पैक स्ट्रक्चर को लेना चाहूंगा। तो ये है मेरे पास अरेंजमेंट ऑफ एटम, ये 2D हो गया। इसी के ऊपर मैं बनाता हूँ एक और एटम की लाइन, ये हमारी सेकंड लाइन है एटम की 3D में। ठीक है, इस तरह से। तो जब मैं इस पार्ट को ट्रेस करता हूँ अलग से और इसको अगर मैं 3D में देखता हूँ तो कुछ ऐसा सा दिखाई देगा ये। ठीक है, यहाँ पर एटम है, ये अबव लेयर हो गई और ये हमारी है बॉटम लेयर। ठीक है, तो येलो वाली अबव लेयर है, ये बॉटम लेयर है। इसके सेंटर में तो यहाँ पर वॉइड बनेगा, इसे बोलेंगे क्यूबिक वॉइड। सबसे बड़ा वॉइड ये वाला होता है क्यूबिक वॉइड। जब 4 बॉल्स ऊपर है, 4 बॉल्स नीचे है, उन्हें प्लेस कर दिया तो सेंटर में कैविटी बनेगा ना, एक एम्प्टी स्पेस बनेगा। वो क्या बनेगा? आपका क्यूबिक वॉइड बनेगा। समझे बात की नहीं ये वाली? ओके, अब जरा वॉइड्स के लिए हम कोऑर्डिनेशन नंबर चेक कर लेते हैं। तो कोऑर्डिनेशन नंबर फॉर वॉइड्स, तो जब मेरे पास था ट्रायंगुलर वॉइड, ट्रायंगुलर के लिए था हमारे पास 3 कोऑर्डिनेशन नंबर। जब मेरे पास था स्क्वायर वॉइड, उसके लिए क्या था? 4 कोऑर्डिनेशन नंबर। नेक्स्ट मेरे पास क्या था? टेट्राहेड्रल, 3D में आ गए थे, सेम क्या था? 4 कोऑर्डिनेशन नंबर। ऑक्टाहेड्रल की बात करेंगे, ऑक्टाहेड्रल वॉइड में क्या था? 6 कोऑर्डिनेशन नंबर। और लास्ट हमारे पास कौन सा था? क्यूबिक, क्यूबिक में क्या है? 8 कोऑर्डिनेशन। तो सभी को बात क्लियर है ये वाली कि नहीं? ओके, इसके बाद हम करेंगे कंट्रीब्यूशन ऑफ एटम्स इन ए यूनिट सेल। कि जो डिफरेंट हमारे पास अरेंजमेंट है एटम्स का यूनिट सेल में, उस यूनिट सेल में कितने एटम्स का कंट्रीब्यूशन होगा एक्चुअली। ठीक है, तो नोट कर लेंगे, स्टार्ट कर। कंट्रीब्यूशन ऑफ एटम्स इन ए यूनिट सेल कि हमारे पास 2 तरह की सेल्स बन रही थी, सेंटर्ड और प्रिमिटिव। तो प्रिमिटिव एक ही तरह की थी, सेंटर्ड हमारे पास कई तरह की थी। और वहां पर हम चेक करेंगे कंट्रीब्यूशन ऑफ एटम्स इन दैट पर्टिकुलर यूनिट सेल। ठीक है, तो सबसे पहले मैं सिंपल लेना चाहूंगा, सिंपल क्यूबिक। सिंपल क्यूबिक में जानते हैं कैसा होता है अरेंजमेंट। तो हमारे पास एक क्यूब होगा, क्योंकि मैंने क्यूबिक की बात करी है। तो क्यूब में हमारे पास होंगे एटम्स, कॉर्नर्स पे, क्यूब के कॉर्नर्स पे हमारे पास एटम्स प्रेजेंट होंगे, लाइक दैट। अब हमें पर एटम का कंट्रीब्यूशन चेक करना है उस क्यूबिक स्ट्रक्चर में। ठीक है, तो अब थोड़ी बात होगी इमेजिनेशन की। ठीक है, तो मान लेते हैं क्यूब यहाँ पर है, ये मैं फिर से एक बार क्यूब बना रहा हूँ सेपरेटली। मैं इस साइड को चेक कर रहा हूँ, सिर्फ इस साइड को। ठीक है, इसके सामने एक और क्यूब हमारे पास होगी, देख पा रहे हैं इस एटम को। ये एटम बैक में है, ध्यान देंगे, दिस एटम इज एट द बैक साइड ऑफ द सेल ऑफ इट्स एज बेसिकली। ऐसे ही 2 नीचे होंगे कि अगर मैं 2 बनाना चाहता हूं यहां पे, ये यहां पे हो गया। देख पा रहे हैं ये एटम जो है अब नीचे भी नीचे की कॉर्नर पे भी आ रहा है, इस कॉर्नर पर भी आ रहा है, इस कॉर्नर पर भी, ऐसे कॉर्नर पर भी आ रहा है। तो 4 तो फ्रंट के हो गए, इसके 4 बैक में तो होंगे ना। समझे बात की नहीं? ये जो एटम है ये बैक वाली एज पर है, तो इसी के जैसे 4 तो बैक में तो होंगे। समझे बात की नहीं है वाली? तो एक कॉर्नर का एटम, दिस कॉर्नर एटम इज शेयर्ड बाय 8 क्यूब्स, और उन क्यूब्स को मैं क्या कह रहा हूं? यूनिट सेल। तो दिस एटम इज शेयर्ड बाय 8 यूनिट सेल्स। तो इसका मतलब है कि इस क्यूब के हिस्से में कितना आया? 1/8 पार्ट है क्या नहीं? So this cube has 1/8 part of atom is shared by 1 unit cell.
बोलो कोई डाउट किसी को इस पार्ट में? तो कि ये एटम, क्योंकि मैंने यहाँ पे शो किया, तो ये वाला एटम शेयर्ड होगा 8 क्यूब से, तो एक यूनिट सेल के हिस्से में कितना आएगा? 1/8 पार्ट। और टोटल मेरे पास कितने एटम्स है? 8। सो कंट्रीब्यूशन अगर हमें निकालना है, हमें चाहिए फ्रैक्शन मल्टीप्लाई बाय टोटल एटम्स। वी हैव 1/8 फ्रैक्शन पर एटम, मल्टीप्लाई टोटल एटम्स 8, तो सिंपल क्यूबिक में बनता है मेरे पास 1 कंट्रीब्यूशन। यहां तक कोई डाउट तो बताओ मुझे, बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? नोट कर लेंगे। क्यूबिक के बाद हमारे पास है बॉडी सेंटर, क्यूबिक की बात करेंगे बीसीसी। राइट, इफ आई बॉडी सेंटर क्यूबिक, तो उसका मतलब है बीसीसी। तो डिफरेंशिएट करूंगा बॉडी सेंटर का मतलब क्या होगा और बीसीसी का मतलब क्या होगा। अभी हम बात करें बॉडी सेंटर क्यूबिक के बारे में। तो बॉडी सेंटर क्यूबिक का मतलब है कि एटम्स बॉडी के सेंटर पे होने के साथ साथ क्यूब के कॉर्नर पर भी होगा। तो एक एटम मैं बना देता हूं बॉडी के सेंटर में, ये ट्रेस वाला एटम जो है ये बॉडी के सेंटर में है, और जो बाकी एटम्स है वो कॉर्नर पर है। ठीक है, अभी हमने चेक किया है कि कॉर्नर में जो एटम्स का कंट्रीब्यूशन होता है वो 1 होता है कि नहीं? अब एक एटम बिल्कुल बॉडी के सेंटर में है, तो ऑब्वियसली बात है कि ये एक ही यूनिट सेल से शेयर होगा। तो बॉडी सेंटर पे जो एटम है उसका भी जो कंट्रीब्यूशन है वो 1 हो जाएगा। सो टोटल कंट्रीब्यूशन कितना हो गया? 2। ये कंट्रीब्यूशन बीसीसी का है, ध्यान देंगे। 2 कंट्रीब्यूशन इज ऑफ बीसीसी। अगर मैं सिर्फ बॉडी सेंटर की बात करता हूं तो क्या होगा उसका? 1 कंट्रीब्यूशन। मुझे बात की नहीं है वैल्यू, बोलो। तो बॉडी बीसीसी का मतलब है कॉर्नर प्लस बॉडी सेंटर, मतलब 2 कंट्रीब्यूशन। अगर मैंने कहा बॉडी सेंटर ओनली तो 1 कंट्रीब्यूशन। इसके बाद हमारे पास बनता है फेस सेंटर क्यूबिक, जिसको मैं एफसीसी कहता हूं। एफसीसी और सीसीपी सेम चीज है। एफसीसी मतलब फेस सेंटर क्यूबिक। तो अगर मैं यहां पे क्यूब ड्रॉ करता हूं, ये क्यूब हो गया, एटम्स इसके कॉर्नर पर प्रेजेंट होंगे लाइक दैट, एज यू कैन सी हियर। एटम्स सभी कॉर्नर पर है और बाकी एटम्स हमारे होंगे फेस के सेंटर पे। ये है एक फेस, ये एटम, ये दूसरा फेस, ये थर्ड फेस, ये फोर्थ फेस, एक फेस आगे वाला और एक फेस पीछे वाला। ये बना हमारा एफसीसी स्ट्रक्चर। ठीक है, अब इसमें एटम कॉर्नर पर है और ये जानते हैं कि कॉर्नर वाले एटम का कंट्रीब्यूशन 1 होता है। हमें चेक करना है कि फेस सेंटर वाले एटम का कंट्रीब्यूशन कितना होगा। सो लेट अस टेक दिस साइड एज आवर रेफरेंस। और अगर मैं यहां पर एक क्यूब बनाता हूं तो एक क्यूब मेरे पास यहां बन सकती है लाइक दैट। एक बार सभी बात ये वाली कि नहीं? तो ये जो एटम है, ये एटम शेयर्ड है 2 यूनिट सेल से, है कि नहीं? So this atom is shared by 2 unit cells. तो एक सेल के हिस्से में कितना आया? हाफ। ठीक है, so 1 unit cell has half atom. तो फ्रैक्शन जो मुझे मिला वो मिला हाफ और मल्टीप्लाई टोटल। कितने एटम टोटल है? 6। 1 2 3 4 5 6 टोटल। कितना बन गया? 3। तो फेस सेंटर में जो कंट्रीब्यूशन है वो कितना है? 3 है। और जब मैं इसका टोटल कर देता हूं, टोटल करने के बाद मुझे क्या मिलता है? 4 मिलता है। समझे बात नहीं वाली? तो एफसीसी का कंट्रीब्यूशन 4 हो गया, बट फेस सेंटर का कंट्रीब्यूशन 3 होगा। तो डिफरेंस ध्यान देना यहां पे आप।
अगर सिर्फ फेस सेंटर कहा गया है तो 3 कंट्रीब्यूशन, अगर फेस सेंटर क्यूबिक कहा गया है तो 4 कंट्रीब्यूशन। ठीक है, कोई डाउट तो पूछ सकते हो, लिख लेंगे। हम करेंगे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एचसीपी हेक्सागोनल क्लोज पे। ठीक है, तो अगर आपको स्ट्रक्चर याद हो तो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर हमारे पास था हेक्सागोनल क्लोज पैक में। ठीक है, उसमें हमारे पास एटम्स प्रेजेंट थे कॉर्नर्स पे, याद होगा, एक या सेंटर में था, कॉर्नर पर एटम्स थे हमारे पास, और एक ये सेंटर में होगा, और बाकी 3 एटम्स हमारे पास थे बिल्कुल बीच में, 1 2 3। ठीक है ना, ये हमारे पास है एचसीपी हेक्सागोनल क्लोज पैक स्ट्रक्चर। अब यहां पे हम निकालेंगे कंट्रीब्यूशन। ठीक है, सो मैं इस का रेफरेंस लेता हूं एक बार। ओके, थोड़ा सा काम होगा इमेजिनेशन का। तो अगर मैं हेक्सागन ड्रॉ करता हूं तो ध्यान देंगे, एक हेक्सागन हमारे पास बन सकता है यहाँ पे, ठीक है, और एक हमारे पास बन सकता है यहाँ पे हेक्सागन। देख पा रहे हो ना, 3 है, 3 ऊपर पे होंगे ना। अगर मैं इसको नीचे वाला पार्ट मान लेता हूं, ये पार्ट नीचे वाला अगर है तो ऐसे ही तो ऊपर की तरफ भी तो होंगे कुछ, है कि नहीं? तो कहने की बात ये कि जो ये वाला हिस्सा है, दिस इज शेयर्ड बाय 6 यूनिट सेल्स। तो यानी कि फॉर 1 यूनिट सेल वी हैव 1/6 contribution in 1 unit cell of 1 atom। तो हमारे पास फ्रैक्शन बनी 1/6। ठीक है, तो अगर मैं सिर्फ कॉर्नर की बात करता हूं तो ये होगा फ्रैक्शन इनटू टोटल। कॉर्नर के लिए कितनी हमारे पास फ्रैक्शन है? 1/6। कितने टोटल है कॉर्नर पे? 12। 6 ऊपर 6 नीचे, तो 12। ये बन गया 2 कॉर्नर का। किस केस में? हेक्सागन्स के लिए। ये हुआ सेंटर में, किसके? फेस सेंटर में। देख पा रहे हो ना? तो बिल्कुल एक इसके ऊपर होगी लेयर, सेम सेल इसके ऊपर होगी। तो दिस एटम इज शेयर्ड बाय 2 यूनिट सेल्स। यस और नो? सो ये हुआ 1/2 पार्ट in 1 unit cell। तो अगर मैं यहां पे फेस लिख देता हूं तो फ्रैक्शन है 1/2, टोटल है 2, ये बना 1 कंट्रीब्यूशन। समझे? बाकी नहीं है वाले। अब बाकी रह गए 3 बॉडी वाले, ये बॉडी के सेंटर में है। दिस इज ओनली शेयर्ड बाय 1 यूनिट सेल। इस यूनिट सेल में ही तो होंगे ना ये वाले, और तो कहा जाएंगे। सो इनका हुआ सेंटर वाले का कंट्रीब्यूशन, जैसे बॉडी सेंटर वाले का 3 कंट्रीब्यूशन। तो अगर टोटल करता हूं मैं इसका, कितना बनेगा मेरे पास? 6 कंट्रीब्यूशन। क्लियर और नॉट? तो एचसीपी स्ट्रक्चर में हमारे पास बनता है 6 कंट्रीब्यूशन ऑफ ऑल द एटम्स इन ए यूनिट सेल। क्लियर और नॉट? ओके, नोट कर लेंगे ये क्वेश्चन ऑन द कंट्रीब्यूशन जो एग्जाम में आता है बोर्ड में। ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन रहेगा, हमें सिर्फ कंट्रीब्यूशंस याद होने चाहिए। इफ वी रिमेंबर कंट्रीब्यूशंस वी कैन सॉल्व द क्वेश्चन वेरी इजीली। ठीक है, लेट्स ट्राई टू सॉल्व दैट क्वेश्चन। क्या होगा? हमें कहा क्या गया है कि x एटम्स प्रेजेंट है कॉर्नर ऑफ ए यूनिट सेल। ठीक है, और y एटम्स प्रेजेंट है कहां पे? फेस सेंटर पे। हमें चाहिए उस कंपाउंड का फॉर्मूला। तो x एटम y एटम्स, x एटम है कॉर्नर पे और y एटम है फेस के सेंटर पे। और अभी हमने किया कंट्रीब्यूशन। मैं जानता हूं कि जब x एटम कॉर्नर पर होते हैं तो वी हैव 1 कंट्रीब्यूशन, और जब एटम फेस सेंटर पे होते हैं तो वी हैव 3 कंट्रीब्यूशन। तो इसी को बस हम कंप्लीट कर देंगे फॉर्मूले में, तो फॉर्मूला बन जाएगा x
by 3. So this will be the formula of the compound. As simple as that. You just need to remember the contribution and you can solve any type of this numerical very easily. Clear or not? तो एक ये न्यूमेरिकल आपको होमवर्क के लिए ट्राई करना है, इसे सोल्व करेंगे और अपने आंसर डालेंगे कमेंट्स।